गाइस, तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने 10 पॉइंट कवर करे थे। जो अगर ये कोई भी न्यू पर्सन वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनको हम बता दें भाई हम क्या कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो नए लॉज आए हैं, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट की जगह पर जो भी नए एक्ट आए हैं, उन एक्ट में क्या क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं उसके बारे में हम डेली 10 पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। इससे क्या है, इससे एक बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि अभी एक्ट वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं है, वो हम आगे पढ़ाएंगे, बट उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी क्या है, अभी सीधा हम एक्ट पर आ जाए और उससे पहले हमें चेंजेस के बारे में पता ही ना लगे तो हमें एक्ट पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो पहले ये हमारे अगर पॉइंट्स वगैरह क्लियर हो जाए, जो भी हमारे हैं, अगर वो चेंजेस हमें पहले ही पता लग जाए तो एक्ट पढ़ने में हमारे लिए काफी ज्यादा आसानी होगी। तो चलते हैं हमारे अनदर नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हम क्या कवर कर रहे हैं, ये हम कवर कर रहे हैं BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो किसकी जगह पर आई है, जो आई है CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह जो आई है। तो हम फटाफट से हमारे 10 जो अदर पॉइंट है इसी एक्ट को लेकर वो हम कवर करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट बात करता है कि भाई जो इन्फॉर्म वगैरह है या अबव 60 ईयर एज के पर्सन है, ठीक है, इन्फॉर्म हो गया, इन्फॉर्म पर्सन या फिर अबव 60 ईयर की एज से ज्यादा के जो लोग हैं, अगर उन पे आरोप आता है कि भाई उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करा है जिसकी सजा 3 साल से कम है, जिसकी सजा 3 साल से कम है, अगर उन पर ये आरोप आता है कि भाई उन्होंने ऐसा ऑफेंस कमिट करा है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे कि उनको अरेस्ट नहीं करा जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई उनको फिर अरेस्ट कैसे करा जाएगा। ये है, अगर 3 साल से नीचे का ऑफेंस कमिट करा है इन लोगों ने तो इनको अरेस्ट नहीं करा जाएगा। अगर इनको आईओ द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले एसपी रैंक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक के जो ऑफिसर है या उससे ऊपर वाली रैंक के जो भी ऑफिसर है, उनसे आईओ को परमिशन लेनी पड़ेगी इनको अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद ही आईओ इनको अरेस्ट कर सकता है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज इसी पॉइंट में क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर इन्फॉर्म पर्सन को और या फिर ऐसे पर्सन को जिसकी एज 60 ईयर या फिर 60 ईयर से ज्यादा है, ध्यान रखना है, यहाँ पीछे मैंने अबव 60 ईयर बात करी थी, यहां मैं 60 ईयर की बात कर रहा हूं। तो जिनकी भी एज 60 ईयर है या 60 ईयर से ज्यादा, ये इन्फॉर्म पर्सन है, अगर ऐसा विटनेस बनाया जाता है उनको, तो ऐसे में पुलिस उनको नहीं बुलाएगी। उनकी जो भी अपनी जो चॉइस का प्लेस होगा वहां पर जाकर पुलिस उनसे स्टेटमेंट वगैरह या जो भी फर्दर पुलिस को काम करना है वो वहां जाके करेगी। उनको इस तरीके से बुलाया नहीं जाएगा, परेशान नहीं करा जाएगा। पहला पॉइंट होपफुली आपको समझ आ गया। ये चेंजेस थे, ये पहले नहीं थे, अब ये नया एक्ट लाकर चेंजेस इसके अंदर कर दिए गए हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाओ हमारे सेकेंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्लियरली क्या बात मेंशन करता है, सेकंड पॉइंट कहता है इसकी काफी ज्यादा टाइम से डिमांड चल रही थी क्योंकि कौन सा बंदा किधर अरेस्ट हो रहा है, कैसे अरेस्ट हो रहा है, उसके बारे में नहीं पता लग पाता था, उसकी डिटेल वगैरह नहीं मिल पाती थी। तो अब क्या कर दिया, हर पुलिस स्टेशन में और हर डिस्ट्रिक्ट में एक एएसआई रैंक से नीचे का बंदा नहीं होगा, एएसआई है, एएसआई की रैंक से ऊपर मिनिमम एएसआई रैंक का बंदा अपॉइंट कर दिया जाएगा, जिसका सिर्फ काम ये होगा कि वो डिटेल कौन बंदा अरेस्ट हुआ है, किस ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है, क्या नाम है, कहां रहता है, वो उस चीज को मेंटेन करेगा और पब्लिकली उस चीज को डिस्प्ले करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि पहले क्या दिक्कतें होती थी, पहले दिक्कतें ये होती थी कि भाई जैसे पर्सन अरेस्ट हो गया तो उसकी डिटेल वगैरह निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था, उसके बारे में पता करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती थी। लेकिन इस सेक्शन में, सेक्शन की बात करें तो 37 क्लोज बी सेक्शन आप देख लो ना, BNSS का जाके आप देख लो ना, उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है। आपके लिए मैं एक बार पढ़ भी लेता हूं। सेक्शन 37 क्लोज बी, देयर शैल बी वन डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ ASI। ASI से रैंक का नीचे का बंदा वो नहीं होगा। Who shall be responsible for maintaining and giving information to general public about detail of person। कौन से पर्सन की डिटेल, who is arrested, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसकी डिटेल वो प्रोवाइड करेगा और मेंटेन करके रखेगा, ये इसकी ड्यूटी है। फॉर क्लियर विजिबिलिटी द नेम्स, एड्रेस
charges against arrest persons can now be prominently displayed through digital means. डिजिटल मीन्स के द्वारा भी सारी चीजें मेंशन कराई जाएगी। मेन एम इसका यही है कि भाई कौन जो एक वो रहती थी ना जद्दोजहद पता करने के लिए कि भाई अरेस्ट हुआ है नहीं हुआ, कौन है क्या है, कोई फैमिली मेंबर ही अरेस्ट हो गया, उसकी डिटेल पहले बड़ी मुश्किल से निकल पाती थी, लेकिन अब वो काफी ज्यादा इजिली करते हैं, एक ड्यूटी ही लगा दिया पर्सन की। सेकंड पॉइंट होपफुली आपको समझ आ गया। थर्ड पॉइंट के अंदर आ जाइए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियरली ऐसा कोई मेंशन नहीं था, लेकिन इस बार करते हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी एक ड्यूटी बना दिया, उसकी ड्यूटी बना दी कि भैया आप जब मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो आप जितनी जल्दी होगी आप फॉरवर्ड करोगे आईओ को। किसी भी तरह का डिले, रीजनेबल डिले के अलावा कुछ और डिले नहीं होगा। मतलब अगर किसी रीजन से डिले हो गया तो चल जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लियरली मेंशन है कि भैया जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौन होगा, जो डॉक्टर वगैरह होगा, जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन करता है तो उसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी होगी वो आईओ को उन्हें देनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट हमारा ये है। तीसरा पॉइंट आ गया। अब आ जाइए हमारे फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट क्लियरली क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट में एक अच्छी चीज आ गई कि पहले ना जो कस्टडी में एक्यूज वगैरह रहते हैं उनका एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं था, कहीं भी एज सच नहीं था, लेकिन अब ये स्पेसिफिकली मेंशन हो गया। अगर हम बात करें आपका सेक्शन 53 BNSS का सेक्शन 53, उसके अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन इन पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में उसका एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया सेक्शन 53 में BNSS के। और ये जो हमने इससे पहले वाले जो थर्ड पॉइंट में बात करी थी, मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट डिले फॉरवर्ड करेगा एग्जामिनेशन की रिपोर्ट, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन की आईओ को, वो कौन से सेक्शन में, वो 51 सब क्लोज 3 और 51 क्लोज 3 के अंदर है, सब क्लोज नहीं है, 51 क्लोज 3 के अंदर है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गया। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट क्लियरली बहुत अच्छी बात, मतलब मेरे हिसाब से इसकी काफी टाइम से रिक्वायरमेंट थी, काफी टाइम से इसकी डिमांड थी, तो अच्छा ये आ गया। अब काफी ज्यादा एक तरीके से जो रुकावट हो जाती थी, क्या होता था भाई एक्यूज्ड है या विटनेस है, वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो रहे, कोर्ट उनको वारंट इश्यू कर दिया, समन भेज रहा है, उनको बुला रहा है, बट वो आते नहीं थे, गायब भी रहते थे। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से ट्रायल जो था ना वो रुक जाता था, कोर्ट प्रोसीडिंग्स रुक जाती थी, क्योंकि उस बंदे के बिना भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर वो बंदा प्ले कर रहा है तो ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। इसके लिए स्पेसिफिकली अच्छी बात है इसके सेक्शन के अंदर ये, मतलब इस एक्ट के अंदर ये ऐड कर दी गई है कि सर्विस ऑफ समन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि व्हाट्सएप वगैरह के, ईमेल वगैरह के द्वारा भी समन अब भेजा जा सकता है क्रिमिनल मैटर्स में। पहले ऐसा कहीं ऐसा लिखा नहीं था, लेकिन अभी स्पेसिफिकली मेंशन हो गया। अभी मैं आपको पूरा पढ़ के भी बता दूंगा। अब क्या होगा, ये जो समन जाएगा इस पे या तो कोर्ट की अपनी स्टैंप होगी, कोर्ट की अपनी सील होगी, स्टैंप होगी। अगर कोर्ट की स्टैंप वगैरह नहीं है तो डिजिटली कोर्ट सिग्नेचर करके भी उसके अंदर दे सकता है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, ये कोर्ट दे सकता है। और इसके लिए कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट और पुलिस स्टेशन को एक ड्यूटी पकड़ा दी गई है कि भैया कोई भी अगर आपकी कोर्ट में बंदा आ रहा है जिसको आपको लगता है कि भविष्य में हमें उसको बुलाना है, हमें उसको रिक्वायरमेंट है, चाहे पुलिस स्टेशन में हो चाहे कोर्ट में हो, तो ऐसे में ये ड्यूटी कर दी कि भैया एक रजिस्टर मेंटेन करा जाएगा जिसके अंदर उस बंदे का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ होगा, ताकि जब वो बंदा को कभी भी बुलाना पड़े तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू उसको इजिली कोर्ट के अंदर बुलाया जा सकता है या पुलिस स्टेशन में बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब एक बार इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 63 introduce technology compatibility for issuance and service of summon. The court can now issue summon in electronic form authenticated by the image of the seal of the court or digital signature. And section 17 allows for service of summon through electronic means. Section 70 जो है हमारा किसका, BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कई बार आपको लगता होगा यार ये बार बार सेक्शन मतलब एक्ट का नाम क्यों लिए जा रहा है, भाई ये मैं अपने लिए नहीं ले रहा, ये मैं आपके लिए ले रहा हूं, ताकि आपको बार बार जब वो रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, आपको नाम याद हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत टफ है, लिटिल बिट टफ है। हालांकि मेरे को तो ये भी था यार ये नाम बड़ा अजीब सा ही दे दिया, कहीं प्रोसीजर वर्ड तो एटलीस्ट मेंशन कर देते, क्योंकि एक्ट को नाम पढ़ के एक्ट के टाइटल से समझ आ जाना चाहिए कि यार वो किस चीज के बारे में।
बट यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोसीजर वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो भाई सेक्शन 70 क्लियरली इस बात को कह रहा है कि सर्विस ऑफ समन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या आप कर सकते हो फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग द प्रोसेस इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। अ प्रोविजन हैज बीन मेड इन सेक्शन 64 फॉर मेंटेनिंग द रजिस्टर इन पुलिस स्टेशन एंड इन कोर्ट टू कीप द एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा ऑफ पर्सन टू बी समन। जिस पर्सन को भविष्य में हमें समन करना है या बुलाना है तो उसके लिए हम ये सारी चीजें मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है भाई। होपफुली आपको 5th पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाइए फटाफट हमारे 6th पॉइंट पे, ठीक है। 6th पॉइंट क्या कहता है? 6th पॉइंट एक बहुत बढ़िया बात कहता है, ये भी समन से रिलेटेड है। समन पहले क्या था भाई, देखो स्पेशली क्रिमिनल लॉ में किसी को समन करना, समन कैसे होगा? या तो पुलिस द्वारा हो जाता था या फिर कोर्ट का कोई बंदा जाता था समन लेके आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, यहाँ पर भाई क्रिमिनल कंप्लेंट या फिर मैं 138 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उसमें डेप्थ में भी कंफ्यूज मत होना। एक जनरल प्रोसीजर आप समझ लो, मेरा ये कहना है, ठीक है। क्योंकि आप बोल दोगे कि भाई उसमें तो PFRC होते हैं, वो तो फिर बंदा खुद भी करवाता है पार्टी, आप तो कह रहे हो कि क्रिमिनल में सिर्फ और सिर्फ पुलिस कराते हैं। लेकिन जनरल प्रोसीजर यही है, तो पुलिस जाएगी या फिर कोर्ट अपना कोई बंदा भेजता है वहां पर समन के लिए। अब ऐसे में क्या रूल था पहले, मतलब CRPC के अकॉर्डिंग क्या रूल था, अब गए उसके घर, मान लो वो बंदा नहीं है, हो सकता भाई काम पे गया हो या कहीं हो, जाहिर सी बात है। अब ऐसे में क्या होता है, ये था कि भाई रूल के हिसाब से कि आप कोई भी एडल्ट मेल फैमिली मेंबर जो था, एडल्ट मेल, फीमेल नहीं, मेल फैमिली मेंबर, सिर्फ और सिर्फ उसको आप समन दे सकते थे। फीमेल को समन देने के लिए मनाही थी, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन था कि भाई एडल्ट मेल मेंबर। लेकिन अब जो BNSS आया, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंदर क्लियरली स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि भैया जो फीमेल या मेल जो वर्ड है, इस मेल वाले वर्ड को हटाकर सिंपल कर दो एडल्ट मेंबर, ठीक है। तो सम एडल्ट मेंबर स्पेसिफिकली अब आप देखोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। सेक्शन के तौर पे सेक्शन 66 आप जाके देख लो ना, जो जेंडर न्यूट्रलिटी है उसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक डिस्क्रिमिनेट भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि यार क्यों वुमेन को नहीं दिया जा सकता क्या, फीमेल को नहीं दे सकते क्या समन? तो अगर दे भी देते तो वो सर्विस नहीं मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब ये हो गया कि भाई आप जाकर दे सकते हो, आपको अलाउ करा जा रहा है। अब 6 पॉइंट आपको होपफुली क्लियर हो गया। अब आ जाइए हमारे 7 पॉइंट पे, जो ये वारंट के अंदर किसी को अरेस्ट पर्सन को किया जाता है। पहले क्या होता था कि भाई वारंट में किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया तो वो जरूरी नहीं है अरेस्ट जिस एरिया में रहता उसी एरिया से करा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा, इस एरिया के अलावा किसी और भी एरिया में उस पर्सन को अरेस्ट किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है वारंट है तो वो केरला से भी अरेस्ट हो सकता है, वो यूपी से भी अरेस्ट हो सकता है, महाराष्ट्र से भी अरेस्ट हो सकता है, राजस्थान पंजाब से भी अरेस्ट वो बंदा किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या है भाई, अब इसमें एक ये रूल ला दिया गया कि भैया अगर वारंट इशू के अंदर, वारंट के अंदर किसी पर्सन को अरेस्ट करा जाता है तो ऐसे में जिस पुलिस वाले ने अरेस्ट करा उसकी ये ड्यूटी बना दी कि भैया तेरे को जहां वो बंदा रहता है ना, आमतौर पर जहां उसका घर है, वहां के पुलिस स्टेशन में तेरे को खुद इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी हो गई। तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको इमीडिएट जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन है, ठीक है, तो जितनी जल्दी होगा उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उस पुलिस स्टेशन में कि भाई ऐसे ऐसे हमने इस एरिया में बंदा रहता है, ये इसका एड्रेस है, हमने ऐसे ऐसे इसको अरेस्ट किया गया। अब एड्रेस कहां से मिलेगा, जिस बंदे को आप अरेस्ट कर रहे हो वो सब कुछ आपको डिटेल वगैरह दे देगा, तो आप वहां पर इन्फॉर्म करोगे। होपफुली आपको 7 पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये चेंजेस आए हैं, नए नए चेंजेस जो आए हैं, जो नई नई बातें इस एक्ट के अंदर डाली गई हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो भाई ध्यान से सुन लो ना, क्योंकि ये आप सोचो नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम, भाई नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। लॉयर हो, जज हो, पुलिस हो, इवन आम आदमी भी हो, भाई देखो नॉलेज तो रखनी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। चलिए अब फटाफट से आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, हमारे 8th पॉइंट पे, यानी कि 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आते हैं भाई। देखिए 8 नंबर क्या बात करता है, 8 नंबर क्लियरली मेंशन कर रहा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। पहले क्या होता भाई, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता था ना, वो कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस में ही किया जा सकता था, हर ऑफेंस में नहीं किया जा सकता था। ये जनरल रूल था कि हर ऑफेंस में नहीं किया जाएगा, वो भाई कैसे ना कैसे करके
कुछ कुछ स्पेसिफिक सेक्शन में, रेप वगैरह में आमतौर पर नहीं होता था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित, ठीक है। लेकिन अब क्या ला दिया, अब इस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से साइड फेंक दिया उठा के, एक क्लियरली मेंशन कर दिया बात, देखो भाई कोई भी बंदा अगर ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, अगर वो 10 साल से है, ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 10 साल है या 10 साल से ऊपर के, 10 साल से नीचे वाली की बात नहीं कर रहा मैं, मान लीजिए 10 ईयर है, 10 ईयर या फिर 10 ईयर से ऊपर का कोई भी ऑफेंस अगर वो कर रहा है, चाहे उसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, डेथ पेनल्टी हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर 10 साल या फिर 10 साल से ऊपर का कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो आंख बंद करके वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है बिना किसी रीजन के, इजिली उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। ये हो गए हमारे 8 पॉइंट क्लियर। होपफुली ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए हमारे 9वें पॉइंट के अंदर। 9वें पॉइंट के अंदर एक बहुत बढ़िया बात अब क्या हो गई है, पहले क्या था, जो पहले था वही पहले वाला छोड़ो, अब सुनो जो एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, एसपी रैंक के जो ऑफिसर्स है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी रैंक के जो ऑफिसर है उनको एक ये पावर दे दी गई है कि भाई अगर वो मान लीजिए कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो गया, अब उसकी बाहर प्रॉपर्टी है, जैसे नीरव मोदी वगैरह के केस देखे थे, तो इसमें क्या कर दिया कि भैया आप बाहर की कोर्ट को अप्रोच जाके करोगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी, इससे नीचे का नहीं, एसपी रैंक का अधिकारी, वो जो अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हुआ है तो वो बाहर जाकर वहां की कोर्ट से असिस्टेंस ले सकता है, राइटिंग रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, राइटिंग में, या वहां की अथॉरिटी से वहां असिस्टेंस वगैरह वो जाके ले सकता है। जिसके किस चीज के लिए लेगा वो, आइडेंटिफिकेशन के लिए, अटैचमेंट के लिए, या फिर फॉर फीचर के लिए, क्या, प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होगी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से, तो उसकी वो जाके वहां पर परमिशन वगैरह ले सकता है, ये उसको पावर अब दे दी गई है। अगर सेक्शन आप फिर भी देखना चाहोगे तो सेक्शन 86 देख लो ना, वो क्लियरली मेंशन करता है, अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी may make a written request to the court to initiate the process of assistance from court or authority in contracting state outside India for identification, attachment, forfeiture of property belonging to a proclaimed person। ये आपका हो गया 9 पॉइंट। अब आते हैं हमारे 10वें पॉइंट पे। 10वां पॉइंट जो है हमारा, वो हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था उससे ही कुछ मेल खाता वो पॉइंट है। देखिए इसमें हमने सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी थी पहले पॉइंट में, पहले पॉइंट में हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि भैया उसको पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं बुलाया जा सकता अगर वो विटनेस है उस रूप में। अब इसमें एक चीज क्लियरली मेंशन कर दिया कि भैया कोई पर्सन जो 60 साल से ऊपर का, ठीक है, या एक्यूट इलनेस वगैरह, उसको थाने वगैरह नहीं बुलाया जाएगा। अगर, लेकिन पहले ये था कि नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन अब स्पेसिफिकली मेंशन हो गया कि भैया अगर वो खुद आना चाहे, उसकी खुद की मर्जी है कि भैया मैं आपके यहाँ पुलिस स्टेशन आना चाहता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, तो अगर वो अपनी मर्जी से आना चाहता तो वो अपनी मर्जी से आ सकता है, कोई उसको मना ही नहीं है। पहले ये चीज नहीं थी कि भाई अपनी मर्जी से आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन अब ये प्रोवाइजो में एडिट करके मेंशन कर दिया गया कि भैया अगर उसकी खुद की मर्जी है तो वो आ सकता है। होपफुली हमारे जो 10 के 10 पॉइंट है वो क्लियर हो गए हैं, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आया या किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिए, आपका टाइमली रिप्लाई हम कर देंगे भाई। और अनदर फिर हम 10 पॉइंट्स के साथ आएंगे अनदर वीडियो में, जो भी है जल्दी से हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। फिर एक्ट का पूरी ये एज अ ब्रॉड एक्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या क्या नई नई चीजें हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी मतलब हो प्रॉब्लम या कुछ भी बात हो तो वो कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई वीडियो वगैरह को शेयर आप कर दीजिए। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।